हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का वेलकम। एक नई एनर्जी नए जोश के साथ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बात करेंगे लेटर एच के ईडीएम की। लेटर एच के ईडीएम में काफ़ी ईडीएम कर लिए थे, आज हम आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाई एंड माइटी, अगला जो ईडीएम है वो है आपका हाई एंड माइटी। मीनिंग क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। हाई एंड माइटी का मतलब जो सोसाइटी में बिल्कुल हाई है और बड़े शक्तिशाली हैं, माइटी हैं, पावरफुल है। वो लोग कैसे होते हैं? बहुत ही प्राउडी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्राउडिश पर्सन, एरोगेंट, कंसीटेड, यू कैन से लाइक दिस, है ना। तो जो सोसाइटी में कैसे हैं, हाई है और कैसे है, माइटी है। जैसे अगर बात करो कि जो सोसाइटी में बिल्कुल डाउन है और आउट है, इसी का अपोजिट अगर लिखोगे डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट, तो वो लोग कैसे हैं? वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, बहुत ही ज़्यादा रुइंड है, तो उनको हम बोलते हैं डाउन एंड आउट। तो डाउन एंड आउट का मतलब होता है यू कैन से रुइंड, यू कैन से पुअर, है ना। लेकिन अगर बात करें हाई एंड माइटी की, तो हाई एंड माइटी का मतलब होता है जो बहुत ही पावरफुल है लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही प्राउडिस्ट पर्सन है। द हाई एंड माइटी फॉरगेट दैट एवरीथिंग इन दी वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट। शायद ये लोग भूल जाते हैं कि जो संसार है ये कैसा है, ये ट्रांजिएंट है, यहाँ हर एक चीज़ जो है वो नश्वर है, एक दिन के बाद नष्ट हो जाने वाली है। तो हम जो अहंकार करते हैं, हम जो जिन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा एरोगेंस फील करते हैं, है ना, वो कुछ समय के लिए है, क्योंकि नथिंग इज इमॉर्टल, ठीक है, इन दिस वर्ल्ड, है ना। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अजर अमर है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, खासतौर से ऐसे लोगों की जो हार्ड एंड, जो कहते हैं हाई एंड माइटी है। इसके बाद बात करते हैं, तो दो ईडियम यहाँ से बेसिकली पिछली स्लाइड से हमने लर्न किए। एक हाई एंड माइटी है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और दूसरा जो हमने लर्न किया वो हमने लर्न किया है कि दूसरा ईडियम आप पढ़ रहे थे डाउन एंड आउट, वेरी पुअर, रुइंड, है ना। हार्ड नोज्ड एटीट्यूड, है ना, जो बहुत एग्रेसिव नेचर वाले व्यक्ति हैं उनको बोलते हैं हार्ड नोज्ड एटीट्यूड है। नाक में गुस्सा रखा रहता है, नाक में ही एंगर रखा रहता है, उसको बोलते हैं हार्ड नोज्ड एटीट्यूड है। मतलब कैसे, जो बहुत ही जैसे इसका जो परफेक्ट एग्जांपल है वो है विराट कोहली, है ना। चेज मास्टर, रन मशीन कोहली जिसको कहते हो आप, तो वो क्या है, वो इस चीज़ का परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, आप एक बड़ी सिमिलर सी बात शायद मोस्ट ऑफ द पीपल ऑब्जर्व किए या नहीं किए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कैप्टेंसी जाने के बाद, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी आने के बाद, ठीक है, वो उसी तरीके से उसी पेस में वो कैप्टेंसी करते हैं, है ना। मतलब कैप्टन नहीं है लेकिन जो अटॉर्नी पावर है, ठीक है, एनर्जी के मामले में, टीम में जो एनर्जी, जो स्पिरिट डालनी है, वो काम आज भी विराट कोहली बखूबी उसी अंदाज में करते हैं, भले वो कैप्टन हो या ना हो, है ना। तो ये उनका मतलब बड़ी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। इसके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल आप लिख सकते हो गौतम गंभीर साहब का, है ना। वो भी कैसे हार्ड नोज्ड एटीट्यूड वाले हैं, दोनों की बड़ी तगड़ी राइवलरी भी चलती है अगर आपने देखी हो तो होप सो ये वर्ड समझ में आ गया होगा। हार्ड नोज्ड एटीट्यूड, एग्रेसिव नेचर वाला व्यक्ति है। तो कह रहा है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाई माय टीचर ऑलवेज हैज अ हार्ड नोज्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स मी, हमेशा मेरे ऊपर क्यों एग्रेसिव रहती है मेरी टीचर, है ना, मुझे नहीं पता है। कह रहा है होल्ड इन लीज, रिस्ट्रेन करना, रोकना, ठीक है। होल्ड इन लीज, लीज मतलब ऐसे पट्टा होता है ना, तो उसको क्या रोक करके रखना, रिस्ट्रेन करके रखना। एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर ऑफ अ पार्टी यू मस्ट होल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ पार्टी वर्कर्स इन लीज, है ना। अनदर वन आता है हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर्स का मतलब जो सोसाइटी में बिल्कुल सुपीरियर हैं उनको, वो उनके लिए यूज करते हो हेड एंड शोल्डर। जैसे अभी आपने कहा था हाई एंड माइटी, मतलब कैसा था, प्राउडी। उसी तरीके से हेड एंड शोल्डर्स का मतलब होता है सुपीरियर, ठीक है। जो जिनका हेड और शोल्डर जो है वो क्या है, बहुत ही ऊंचा है, उनके लिए यूज करते हो। वो कैसे हैं, वो सुपीरियर है, वो कैसे हैं, सुपीरियर है, श्रेष्ठ है, यू कैन से, है ना। कि जैसे कहा जाए कि अगर आप बात करते हो कि हमारे जो एल्डर्स हैं वो हमसे कैसे हैं, हेड एंड शोल्डर्स में वो हमसे सुपीरियर ही हैं। तो जिनका हेड ऊपर है, जिनके शोल्डर ऊपर है, ऑब्वियस सी बात है वो कैसे सुपीरियर है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी इज हेड एंड शोल्डर अबव हिज प्रोसीडर्स। वास्तव में अगर देखा जाए कि बीजेपी में जितने भी अब तक लीडर्स हुए हैं उन सब में सबसे बेहतर अगर हम बात करें तो वो हमारे वाजपेयी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ठीक है। और ये सौभाग्य
मतलब हमारी कंट्री का बहुत ही अच्छा सौभाग्य कि अब्दुल कलाम जैसे लीडर, ठीक है, प्रेसिडेंट मिले, प्राइम मिनिस्टर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी मिले, ये बड़ी सौभाग्य की बात है हमारी कंट्री के लिए। अनदर वन, होल्ड अ ब्रीफ, इसका मतलब होता है डिफेंड करना, किसी के बारे में कुछ कह रहे हो आप, ब्रीफ करके कह रहे हो है, तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो, उसको बचाना चाह रहे हो, उसको डिफेंड करना चाह रहे हो है, तो इसका मीनिंग है टू डिफेंड समवन। इट इज वेरी improper for parents to hold a brief for their children who are in the wrong, है ना। जब बच्चे गलत, पहले के पेरेंट्स अलग होते थे, वो बच्चा कुछ भी गलत करता था तो कहते थे भाई इतना मारो कि बस हड्डियां पसलियां बची रहे, वो ना टूटे, बाकी पूरी तरीके से पूरी फ्रीडम है आपको मारने की। लेकिन आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के गलत करने पर भी क्या करते हैं, ठीक है, वो उनको डिफेंड करते हैं। दिस इज नॉट, आप कह सकते हो गुड साइन है, ये अच्छी बात नहीं है। अनदर वन, हंस मनी, जब आप कहते हो चुप रहना, मतलब हंस मनी, है ना, तो हंस मतलब वैसे चुप रहना, साइलेंट रहने के लिए यूज करते हो आप। तो एक ऐसा पैसा जो किसी को चुप रहने के लिए, रखने के लिए दिया जा रहा है, मतलब ब्राइबरी की बात कर रहे हो, रिश्वत की बात कर रहे हो, है कि भाई तुम अपना मुंह मत खोलो। खासतौर से जैसे कोर्ट में आप देखते हो, 90s की मूवीज में अगर आप देखो तो ज्यादातर सीन आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है, कि कोई क्राइम हो गया है और जो विलन है उसने कोई क्राइम कर दिया है, अब वो हीरो के अगेंस्ट गवाही देने के लिए जो लोग जा रहे हैं उन सबको वो ब्राइबरी देते हैं, हंस मनी देते हैं कि भाई तुम्हें शांत रहना, चुप रहना है कोर्ट में, है ना, तो चुप रहने के पैसे देते हैं, तो वही है हंस मनी, मतलब ब्राइब, रिश्वत। जैसे अंडर द टेबल आप पढ़ते हो, एक ये ईडियम आप पढ़ते हो, अंडर द टेबल। अंडर द टेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी ब्राइब से होता है, ब्राइबरी से होता है। तो दो ईडियम आपके सेम हैं, एक आपका कौन सा है, हंस मनी है, दूसरा कौन सा है, अंडर द टेबल है। एक तीसरा आपका आता है ग्रीस द पाम, ये आता है ग्रीस समवन पाम, ग्रीस दी पाम, है ना, ये एक, ये तीसरा ईडियम है, और तीनों का मीनिंग जो है वो कैसा सेम है, इसका मतलब है ब्राइब, टू ब्राइब, रिश्वत देना किसी को। तो ही मैनेज टू स्कैप पनिशमेंट बाय प्लेइंग हंस मनी, ठीक है, बच गया पैसे दे करके, ब्राइबरी दे करके। होल्ड एट बे, अपने से दूर रखना, ठीक है, होल्ड मतलब रखना, एट बे, बे मतलब जानते हो खाड़ी, ठीक है, खास तौर से मतलब टू मेक डिस्टेंस फ्रॉम समबडी, किसी से दूरी बना करके रखना। तो कह रहा है टू प्रिवेंट एनिमी फ्रॉम कमिंग, है ना, तो उनको आने से रोकना है। तो ये कह सकते हो, या मे बी यू कैन से कि दूर रहना। तो महाराणा प्रताप कुड नॉट होल्ड द मुगल आर्मी एट बे फॉर लॉन्ग, बहुत ज़्यादा समय तक वो दूर नहीं रह सके उनसे, उनको बहुत ज़्यादा समय तक दूर नहीं रख सके, खासतौर से मुगल आर्मी की बात की जा रही है। तो होल्ड एट बे, जैसे मान लो आप ये कह सकते हो कि ये मान लो बे है, खाड़ी है, और यहाँ पर मान लिया आपकी सेना है और यहाँ दूसरे की सेना है, एनमी की सेना है, तो उसको इसके पार ही रखना, इस तरफ ना आने देना, तो ये है होल्ड एट बे। हिट द जैकपॉट, जैकपॉट लग जाना, मान लो कोई पर्सन है अचानक से उसकी लॉटरी लग गई, जैसे आप मूवी देखते हो, माला माल वीकली मूवी देखते हो, तो उसमें जो गांव वाले हैं उनकी क्या है, लॉटरी लग गई है ना, तो अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल गई है उनको, ठीक है, सडन सक्सेस जिसकी उम्मीद नहीं की थी उनने, वो उनको मिल गई है, दिस इज कार्ड हिट द जैकपॉट। तो ही हिट द जैकपॉट बाय इन्वेस्टिंग द मनी इन शेयर्स, शेयर में पैसा इन्वेस्ट करके, है ना, उनका जैकपॉट लग गया, ठीक। तो हिट द जैकपॉट मतलब क्या होता है, इसका मतलब माला माल हो जाना, ठीक है, लॉटरी लग जाना, ये कह सकते हो आप। अनदर वन, हेल्टर स्केल्टर, कोई काम जो जल्दबाजी में कर रहे हो आप, बहुत जल्दी में कर रहे हो, उसको हेल्टर स्केल्टर बोलते हैं। हियर एंड देयर, ठीक है, जैसे आपने कहा था हैंकी पैंकी, अगर याद आ रहा हो ये वर्ड भी अभी आपने पीछे डिस्कस किया है, एच में ही मिला है, हैंकी एंड पैंकी, है ना, हैंकी पैंकी, ये आपने पढ़ा था, इसका मतलब भी होता है हियर एंड देयर, है ना, आप कह सकते हो अफरा तफरी में या इधर उधर। व्हेन द पुलिस अराइव्ड द राइटर्स रैन हेल्टर स्केल्टर, तो इधर उधर भाग गए, जो राइटर्स थे, दंगे फैलाने वाले लोग थे, दंगाई थे, वो इधर उधर भाग गए। अनदर वन, हैव अ ब्रश विथ, हैव अ ब्रश विथ, मॉर्निंग में जब आप ब्रश करते हैं तो ब्रश को इनकाउंटर करना पड़ता है किससे, टीथ से, जस्ट अ सेक, ब्रश को इनकाउंटर करना पड़ता है किससे, टीथ से, है ना, इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हैव अ ब्रश विथ। हैव अ ब्रश विथ का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, इसका मीनिंग हो गया टू एनकाउंटर, सामना करना,
ठीक है, किसी चीज का सामना करना, ये है हैव अ ब्रश विद। आवर प्रिंसिपल हैड अ ब्रश विद द वाइस चांसलर ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ लेक्चरर। अनदर वन, हॉर्नेस्ट नेस्ट। नेस्ट मतलब घोंसला होता है, खासतौर से मधुमक्खियों का घोंसला है ना, नेस्ट है, और उसको क्या कर रहे हो, उसका हार्नेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो सारे के सारे जितनी भी बीज है वो सब एक तरह एकदम से फैल जाने वाली हैं, है ना। तो इसी तरीके से मान लो कोई ऐसा इशू है, मुद्दा है, कोई मैटर है, ठीक है, जो अभी तक जिस पर कोई भी डिबेट, कोई भी बात नहीं चल रही थी, अचानक से उसको आपने क्या कर दिया है, इंस्टिगेट कर दिया, ठीक है, तो पूरा कंट्रोवर्सी फैल चुकी है। तो वही कहना चाह रहा है, हॉर्नेस्ट नेस्ट का मीनिंग क्या हो गया, रेज कंट्रोवर्सी, किसी कंट्रोवर्सी को बढ़ा देना, है ना। जैसे मान लो अचानक से किसी पॉलिटिकल लीडर ने किसी मुद्दे को लेकर के एक ट्वीट कर दिया, फिर उसके बाद देखते हो किस तरीके से कंट्रोवर्सी फैल गई। जैसे भी नीतीश कुमार जी का एक पार्लियामेंट का जो स्पीच है वो बड़ा वायरल हुआ, है ना। तो वो जो बड़ा बहुत ही बेहुदा लैंग्वेज उन्होंने यूज की। हालांकि देखिए, मतलब मेरा ये मानना है कि आप किसी भी पार्टी के समर्थक हैं या नहीं है, ठीक है, लेकिन जो सही है आप उसके साथ रहें, ठीक है। वैसे मुझे अभी तक लगता था कि नहीं, जो नीतीश जी हैं वो एक अच्छे लीडर हैं, ठीक है, लेकिन इस मुद्दे के बाद इसमें मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, ठीक है, कि मतलब इस तरीके की अनपार्लियामेंट्री तो छोड़ो, मतलब इस तरीके की एक लीडर को इस तरीके की स्पीच नहीं देनी चाहिए जिस तरीके की स्पीच उन्होंने दी, है ना। तो ऑर्नेस्ट नेस्ट का मतलब क्या हो गया, वो एक कंट्रोवर्सी, और फिर जितने भी पक्षी हैं उन्हें सब घेर लिया पूरी तरीके से, है ना। तो क्या है, द स्पीकर instead of earnestness by referring to implementing change chances in the rules. Another word, hold somebody to ransom. ransom मतलब फिरौती होता है, किसी को रोक लेना, किसी को पकड़ लेना, खासतौर से बंदी बना लेना, और फिर उसके बाद डिमांड करना। क्या डिमांड करना, ठीक है, फिरौती की है। जैसे मान लो घर का बड़ा नालायक बच्चा है, अच्छा बच्चा होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, पेरेंट्स एग्री कर जाएंगे रैंसम के लिए, ठीक है। और लेकिन जो सबसे नालायक बच्चा है, देखो उसको पकड़ लिया गया है, ठीक, और उसके बाद डिमांड की जा रही है जो किडनैपर्स हैं उनके द्वारा, है। तो पेरेंट्स कह रहे हैं भाई ठीक है, अच्छा हुआ तुम इसको उठा ले गए, हम तो वैसे भी इसको बाहर करने वाले थे, इससे बढ़िया अच्छा हुआ तुम इसको तुमने रख लिया, और ऊपर से जो रैंसम की बात है वो तो हम देने से रहे है। तो क्या कह रहा है, द डिमांड कंसेशन बाय मेकिंग समवन कैप्टिव, किसी को कैद करके रैंसम मतलब फिरौती की मांग करना। दिस इज कार्ड होल्ड समबडी टू रैंसम। इट इज अ पिटी, ये बड़ी दयापूर्ण बात है, दैट अ हैंडफुल ऑफ मिलिटेंट्स आर होल्डिंग द नेशन टू रैंसम, कि मुट्ठी भर जो मिलिटेंट्स हैं, घुसपैठिया लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मतलब रैंसम की डिमांड कर रहे हैं नेशन से। अनदर वन, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, वैसे ये ज्यादातर ऐसे लिखा होता है, होल्ड एंड कॉर्नर पॉलिसी, जब आप कॉर्नर में जा करके बात करते हैं, है ना, इसका मतलब आप कोई सीक्रेट प्लान बना रहे हैं, है ना। तो सीक्रेट पॉलिसी, सीक्रेट प्लान, उसको बोलते हैं होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, सीक्रेट। आई हैव कम टू नो, आई हैव कम टू नो ऑफ योर होल एंड कॉर्नर मेथड ऑफ डीलिंग विद पीपल, है ना, तुम किस तरीके से सीक्रेट तरीके से लोगों से डील करते हो, वो मुझे पता है, वो मुझे सीक्रेट पॉलिसी जो है वो मुझे पूरी तरीके से पता है, ठीक है। तो ये होता है होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, मतलब मीनिंग क्या होता है, सीक्रेट पॉलिसी, ठीक है, गुप्त। अनदर वन, इल एट ईज, देखो इल तो आपको पता है, ठीक है, लेकिन कह रहा है एट ईज, इल एट ईज, है ना। तो क्या कह रहा है, अनकंफर्टेबल। अब इसको समझना, वैसे एट ईज अगर कहीं पर ये लिखा है, एट ईज लिखा है, इसका मीनिंग होता है कंफर्टेबल। एट ईज एक ईडियम है आपका, कौन सा, एट ईज, इसका मीनिंग होता है कंफर्टेबल, इसका मीनिंग होता है कंफर्टेबल, है ना। लेकिन इल लग गया इसके पहले, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया अनकंफर्टेबल। एज अ स्टूडेंट इज ऑफन इल एट एज व्हेन ही हैज टू सी द प्रिंसिपल आफ्टर ही हैज डन समथिंग रॉन्ग, जब किसी बच्चे ने कुछ गलत किया होता है और फिर वो प्रिंसिपल को देखता है ना, तो बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील करता है। या अक्सर जब आप बचपन में कुछ भी, मान लो आपने कुछ चोरी कर लिया, कुछ भी कर लिया, समथिंग दैट इज रॉन्ग, है ना, फिर उसके बाद अगर पेरेंट्स से सामना करना है तो आप कैसा फील करेंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे, है। इन अ फिक्स, इन अ फिक्स का मीनिंग क्या है, इन अ फिक्स का मीनिंग होता है इन अ डिलेमा, दुविधा में होना, है ना। जब आप देखो आपका माइंड फिक्स नहीं है किसी चीज को लेकर के, वैसे तो कहते हैं जो भी काम करने जा रहे हो आप,
पहले उसके लिए पूरा मूड मेकअप होना चाहिए आपका, पूरी तरीके से आप डिटरमाइंड हो कि मुझे करना है। देखो इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक्चुअल में अपना सही इनिशिएटिव नहीं ले पाते, क्योंकि वो मतलब इन अ फिक्स पोजीशन में है, फिक्स नहीं है पूरी तरीके से, उनका माइंड जो है वो फिक्स नहीं है ना। तो कैसे होते हैं, बहुत डिलेमा में होते हैं, बहुत दुविधा में होते हैं, ठीक है। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, व्हेन टू डू, है ना, ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। कब करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, हमें पता ही नहीं है ना। तो इसलिए कहते हैं पहले आपका जो गोल है, जो टारगेट है, जो पॉइंट है, वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि मुझे यही करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसमें पूरी अपनी जान झोंक दो, उसमें पूरी अपनी पावर लगा दो, अपनी पूरी एनर्जी लगा दो, अपना पूरा टाइम लगा लो, बशर्ते आप श्योर होने चाहिए और सही डायरेक्शन में होना चाहिए, आपका जो एफर्ट्स है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इन फिक्स का मतलब होता है इनर डिलेमा, दुविधा में होना, है ना, मतलब कंफ्यूजन वाले स्टेट जिसको कहते हो आप। जैसे आप कहते हो अंडर अ क्लाउड, ये भी एक ईडियम आपको मिलता है, अंडर अ क्लाउड। मीनिंग क्या होता है, कंफ्यूजन वाली जो स्टेट है उसको बोलते हो आप, है ना। जैसे आपने कहा था एट सी, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये ईडियम पीछे पढ़ चुके हो आप। एट सी मीन्स क्या होता है, कंफ्यूजन वाली स्टेट, ठीक है। पजल्ड होना, परप्लेक्स्ड होना। जैसे एट वंस विट्स एंड, ये ईडियम आप पढ़ते हो, एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड, परप्लेक्स हो जाना, पजल्ड हो जाना, ये इसका मीनिंग आता है। इन अ फेयर वे अगला ईडियम है। जैसे आपने एक पीछे पढ़ा था होप अगेंस्ट होप, होपलेस होना, ये आपने ईडियम पढ़ा था। वैसे इन अ फेयर वे, जब कोई काम आप सही तरीके से कर रहे हैं, फेयर वे तरीके से कर रहे हैं, तो आप हमेशा होपफुल होंगे कि चीज़ें बेहतर होंगी, चीज़ों को आप अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो वही इसका मीनिंग है। मीनिंग क्या है, होपफुल। द डॉक्टर फील्स दैट पेशेंट इज इन अ फेयर वे ऑन टू रिकवरी, ठीक है। डॉक्टर ऐसा फील कर रहे हैं कि जो पेशेंट है वो होपफुल है कि वो रिकवर कर जाएगा, रिकवरी हो जाएगी उसकी, ऐसा कहना चाह रहा है। तो होप सो क्लियर हो गई बात। चले तो साथ ही नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, इसी के आगे करेंगे प्रोसीड, चीज़ों को और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, डिस्कशन यहीं से करेंगे कैरी। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू गाइस, जय हिंद।